Hello everyone, welcome back to Rasayan. We are starting with medicinal chemistry in this particular series, and in this playlist we'll be finding all the lectures of medicinal chemistry. We are studying inorganic special 6. It is present in the semester 4 of MSc course. Okay, so now, talking about elements, if I talk about elements over decades, it has been found that uh, there are various elements which are present in our body and they are very much essential for our body. अगर वो elements नहीं होंगे हमारे body में, then in that case it is going to affect the normal function of our body, and it will be giving us lots of diseases. So the first point we need to understand here is कि बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अगर वो निकल जाएंगे, वो किसी कारण उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगी. ठीक है, बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें 11 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. सो दीज आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, they comprises 99% of the total atom in the human body. They are mainly present as water, protein and fats. Elements like molybdenum, iron, manganese, iron, cobalt, copper, zinc, iodine, they are present in trace quantities. ठीक है, तो अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी. बहुत ज़्यादा लो होगा देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी. ठीक है, सो दिस नीड टू प्रेजेंट एट सम ऑप्टिमम concentration. Elements like silicon, vanadium, chromium, selenium, bromine, tin, they should be present at ultra trace level. ठीक है. If I talk about some island kind of formation of elements like sodium, potassium, calcium, magnesium, they are biometals and they have a very specific and important role, जिसके बारे में हमने थर्ड सेमेस्टर में बात भी करी है. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी आपको पढ़ाऊंगा जब भी मैं बायो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा. हाउएवर वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट देयर फंक्शंस. ठीक है, एलिमेंट्स लाइक वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, they are transition series biometals. So they are present in transition series. They are also present in living organism. That's why we are calling them as ट्रांजिशन सीरीज बायोमेटल. ठीक है, अगर अब मैं बात करूं रिलेटिव अबंडेंस की, ठीक है, तो आप सभी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है, जो उनका रिलेटिव अबंडेंस है, वही रिलेटिव अबंडेंस हमारे लिविंग बॉडी फॉलो कर रही है. ठीक है, सो ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है, वो इस रिलेटिव अबंडेंस को ध्यान में रखते हुए हुआ है. ठीक है, तो जो एलिमेंट abundant नेचर में था, दैट इज प्रेजेंट इन abundant इन ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो ट्रेस क्वांटिटीज में था वो ट्रेस क्वांटिटी में अवेलेबल है. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस लाइक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम. दे आर नॉट playing any role in humans, but they may be present in other living organism. जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, they are present in plants and responsible for the structural purposes. ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट की कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर ह्यूमन में नहीं है तो वो किसी और में पाई जा सकती है. ठीक है, तो आर्सेनिक की बात करूं, लेड की बात करूं, कैडमियम की बात करूं, मर्क्यूरी की बात करूं, दे आर प्रेजेंट एट ट्रेस लेवल. तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन दीज एलिमेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, लेकिन आजकल बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके कारण ये एलिमेंट्स हमारी बॉडीज में आ रहा है. तो अगर ये ट्रेस क्वांटिटीज में भी आ रहा है हमारी बॉडी में, दिस इज गोइंग टू एक्ट टॉक्सिकली टू अस. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट भले ही ट्रेस क्वांटिटीज में होता है जैसे हमने डिस्कस किया है, बट इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे मेटलो एंजाइम्स जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड देयर रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट्स like sodium and calcium, they're mainly present in outside the cell, and potassium, magnesium are present inside the cell. ठीक है, and they are responsible for the processes like osmotic balancing, skeletal formation, protein biosynthesis, nerve impulse transmission and muscle contraction. ठीक है, आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी होगा थर्ड सेमेस्टर में. ठीक है, तो अभी तो बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर के आया हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं थर्ड सेमेस्टर चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ हल्की हल्की. ठीक है, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे, विल बी स्टडिंग मोर अबाउट इट.
बट आई पर्सनली फील कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे को एक आइडिया मिलता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इन सभी एलिमेंट्स के अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करूं, जब ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, दे गिव्स अस डिजीज लाइक गाउट, लाइक स्टोन इन गॉल ब्लैडर एंड किडनी। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन होता है, वो बेसिकली इन सभी के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के एक्युमुलेशन के कारण होता है, लंबे समय तक जब इनका एक्युमुलेशन होता है। दे आर सर्टेन बायोलिगेंड्स। ठीक है, बायोलिगेंड्स क्या है समझेंगे, लाइक हेलोजेनाइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन, एन आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, दे आर सिंपल वन। हाउएवर porphyrin, कॉरिन, ओलिगोपेप्टाइड, डेसीपेप्टाइड, एएमपी, एडीपी, एटीपी, ये कभी कैसे बनते हैं, सिंपल सिंपल लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड। आप पढ़ेंगे आगे आगे आने वाली क्लासेस में कि किस तरह से डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं कैंसरस सेल में, और किस तरह से सिस्प्लेटिन काम करता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ बायोमेटल की, तो वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स जो बना है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बायोमेटल्स होंगे तो उनकी एक्टिविटीज भी डिफरेंट होगी, और दैट इज गवर्न बाय देयर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड सिर्फ यही नहीं, एक्टिविटी ही नहीं, उनकी सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, उसके कैटालिटिक रोल, ये भी उस पूरे कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स के बायोलॉजिकल रोल्स की बात करने वाले हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करने वाले हैं, बात करते हैं बोरोन की। ठीक है, तो बोरोन जो है इसका कोई डेफिनेट फंक्शन तो नहीं है एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन इट इज असेंशियल फॉर एल्गी एंड हायर प्लांट्स। फ्लोरीन, आप सभी फ्लोरीन के बारे में जानते हैं, ये सिग्निफिकेंटली डेंटल केरियस को रिड्यूस करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रिड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए तो इट मॉटल आवर इनामल। ठीक है, एंड गिव्स अस अदर सिम्टम्स लाइक फ्लोरोसिस। ठीक है, बात करूं रैट्स एंड माइसेस की, फ्लोरीन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, हाउएवर इसका एक स्पेसिफिक रोल इनमें अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम सोडियम एक मोस्ट अबंडेंट कटायन, मैं कहूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, किसी मैमेलियन सिस्टम में सबसे अबंडेंट ये मेटल होता है। ठीक है, ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ये। ठीक है, आयनिक एक्सक्रीशन की, एंड बेसिकली अगर ये इंजेक्ट कर दिया जाए तो इट कैन एक्ट मॉडरेटली टॉक्सिक। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करूं तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकिनेज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फेट ट्रांसफर रिएक्शन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम जो है पोरफिरिन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आप सभी ने पोरफिरिन स्ट्रक्चर के बारे में समझा भी होगा, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होकर के वो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पोरफिरिन को क्या बनाता है, वो फॉस्फोरेसेंट बना देता है, एंड दैट फॉस्फोरेंट नेचर हेल्प्स योर पोरफिरिन प्रेजेंट विद मैग्नीशियम टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, मैग्नीशियम जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, परबायोटिक कंडेंसेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सिलिकॉन की बात करूं, silicon is a structure constituent in diatoms in plants. So here you can see it is not present in humans, but it is present in plants. It is responsible for mineralization of bones in rats and chicks, absence of which affects skeletal development and growth. तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के पार्ट में। ठीक है, एसेंशियली इन द फॉर्म ऑफ हियालुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कार्टिलेज में, स्किन में। ठीक है, ओके, ये एक तरह का केमिकल मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, नाउ
permeability and elasticity of wall of blood vessel is also controlled by silicon. तो अगर ये सिलिकॉन की डेफिशिएंसी होगी तो परमेबिलिटी और इलास्टिसिटी जो है वो भी अफेक्ट होने वाली है, ठीक है। ओके, बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एएमपी, एडीपी, एटीपी, ठीक है, जो कि बायो एनर्जेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बोन्स के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीथ के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शेल्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे टीथ के नंबर किससे बनते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, तो उसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को। तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द इनामल, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पीएच बायोलॉजिकल सिस्टम। यस, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है, तो फॉस्फेट रेडिकल जो होगा वो कंजुगेट बेस होने वाला है। द और इसका जो करस्पॉन्डिंग वीक एसिड है उनके बीच में बफर एक्शन, इनके बीच में बफर एक्शन स्टैब्लिश होगा, एंड दैट विल बी यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम इट इज अ मोस्ट अबंडेंट आयन अकरिंग इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ मेमालियन सिस्टम। आप देख सकते हैं कि सोडियम was present in the extracellular system while magnesium is present in the intracellular system, ठीक है। ये भी ऑस्मोटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काम आता है, ठीक है। एंड इसका जो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है। ये आपके हार्ट की जो हार्ट बीट रिदम है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व। ये पायरुवेट किनेज को एक्टिवेट करता है जो कि हमें ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम की बात करूं, इट हेल्प्स मेंटेन नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेजीन फ्रॉम मिल्क, फिब्रिन फ्रॉम फिब्रोजन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर द करेक्ट हार्ट बीट रिदम टू द हार्ट, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल, टीथ, बोन्स। तो इनकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेनेडियम की बात करूं, इट इज अ एसेंशियल एसिडेंट and it is involved in oxygen transport process and corresponding protein called हेमोवेनेडिन, ठीक है। वेनेडिन की डेफिशिएंसी क्या करता है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है, किसमें, चीक्स में, रैट्स में, ठीक है। उनकी अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो अफेक्ट देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसका डेफिशिएंसी एंड रोल भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम इज इन्वॉल्व इन ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आपको जो क्रोमियम है वो अपनी इफेक्ट है वो इंसुलिन के प्रेजेंस में ही दिखा सकता है, एंड इट एक्ट्स एज अ ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। क्रोमियम जो बियर में प्रेजेंट है, अगर क्रोमियम बियर में प्रेजेंट है दैट इज 4 टाइम मोर इफेक्टिव देन इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इन रैट्स then chromium present in spinach and egg yolk. So it's a very important point कि chromium in beer is 4 times more effective in regulating glucose metabolism as compared to chromium in spinach and egg yolk, ठीक है। deficiency of chromium can be overcome by dose of CrCl3. yes, कई बार क्या होता है जो chromium की deficiency है that can be easily countered by CrCl3, ठीक है। it can be taken through mouth. मैंगनीज की बात करूं तो ये मैंगनीज जो है बहुत तरह के मेटल एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे आर्जिनेस, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज एक्सेट्रा, ठीक है। ये कोफैक्टर की तरह काम कर सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में, एंड प्रेफरेबली कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मैमल्स में इनफर्टिलिटी आ सकती है और स्केलेटल एब्नॉर्मलिटी भी आ सकती है, ठीक है। मैंगनीज कैन रिप्लेस मैग्नीशियम। यस, आपके जो मैंगनीज कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम मैंगनीज को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि इनकी केमिकल सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं सेम है। आयरन की बात करूं, आयरन से बहुत तरह के मेटल एंजाइम्स बनते हैं,
ठीक है, और वो डिपेंडेंट होते हैं आयरन पे। आयरन का सबसे बड़ा रोल तो आप हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में देखते हैं, जहाँ पे वो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएच मेंटेनेंस में भी इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इट इज आयरन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शन लाइक फेरिडॉक्सिन, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है, साइटोक्रोम जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ 4 में इन्वॉल्व होता है, एंड वहाँ पे इट एक्ट्स एज अ कैरियर एजेंट। ओके, तो जो आपका आयरन है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एजेंट की तरह काम करता है। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, और कैसे इसको ट्रीट करते हैं हम एक सेपरेट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द विटामिन B12 and it's an integral component of vitamin B12. Okay, though cobalt vitamin are synthesized in our intestine by microorganism. It's a very important point कि हमारे इंटेस्टाइन में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स में। कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो पर्निशियस अनीमिया हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। निकल की बात करूं, इट इज असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिवर, लिवर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आता है, और मॉर्फोलॉजी के प्रॉपर मेंटेनेंस में भी काम आता है चीक्स एंड रैट्स के। इसकी डेफिशिएंसी के कारण ऑक्स की स्वेलिंग होती है और लेग्स भी बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इट अफेक्ट्स आयरन अब्जॉर्प्शन। यस, निकल के डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी ढंग से आयरन ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आयरन ऑब्जर्व नहीं होगी तो आयरन कंटेंट हेमोग्लोबिन का वो भी इफेक्ट होने वाला है, एंड यू नो हेमोग्लोबिन अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल एंजाइम, जैसे कि अस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सेलुप्लास्मिन, लाइसिन ऑक्सीडेज। ठीक है, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट एनीमिया, इट इज गोइंग टू कॉज अस एनीमिया, विल्सन डिजीज, किंकी हेयर सिंड्रोम। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। अभी हम थोड़ा सा हल्का हल्का डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़ को। आने वाले सिलेबस में हम जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है यूजीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग विल ट्राई टू कवर दैट। ठीक है, कुछ मिस हो जाए तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। जिंक की बात करें तो जिंक एक्टिवेट्स अराउंड 80 एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो impaired ग्रोथ होता है, जीनोडल डिसफंक्शन होता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हिच कैन बी अराइजिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। बात करते हैं सेलेनियम की। अल्ट्रा ट्रेस लेवल पे इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिवर। एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इट शो कार्सिनोस्टैटिक एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे सेलेनियम कार्सिनोस्टैटिक एक्शन शो करता है, बट बहुत इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी शो कर सकता है। ठीक है, हाउएवर बहुत डिटेल्स रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, और ऐसा पाया गया है कि सेलेनियम का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है एविडेंस ऑफ फाउंडिंग कैंसर इन पेशेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इसके बारे में हम जब सेलेनियम के बारे में पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम की बात करूं, ये सभी तरह के काइंड ऑफ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एल्डिहाइड ऑक्सीडेज को कैटलाइज करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्राइड रिडक्शन। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जहाँ पे मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज होता है। okay. बात करते हैं टिन की। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ इन फैट्स। ठीक है, ये भी फ्लोराइड के साथ मिलके एक रोल प्ले करता है कैरियोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट, ताकि हमारे दांतों में डेंटल कैरीज ना हो। ठीक है, तो टिन का यहाँ पे रोल होता है SnF2 के फॉर्म में। SnF2 के फॉर्म में ये हमारी बेसिकली डेंटल कैरीज है उसे रोकने में काम करता है। ठीक है, फ्लोरोहेपेटाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन इज ऑल्सो प्लेइंग प्रॉपर रोल इन थायराइड ग्लैंड। इसकी डेफिशिएंसी कारण हाइपो एंड हाइपर थायराइड एक्टिविटीज आर देयर। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब बात करते हैं कौन कौन से डिस्टर्बिंग फैक्टर्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसके कारण क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं।
बहुत तरह के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण हम ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो सकती है और उसके कारण बहुत तरह का डिजीज वो एक्सपीरियंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर जाए, तो अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस इन्वेड हो जाए तो वो हमें अफेक्ट कर सकता है, माल न्यूट्रिशन अफेक्ट कर सकता है। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर एडमिनिस्टर किया जाए हमारी बॉडी में थ्रू पॉल्यूशन इन एनी वे, या फिर कोई पॉइजन सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंटी मेटाबोलाइट भी टॉक्सिक होता है, इट कैन अफेक्ट आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस। कोई म्यूटाजन अफेक्ट कर सकता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को, बेसिकली म्यूटाजन जीन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस बेसिकली कॉजिंग कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। टेराटोजेंस, ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट करते हैं और इनबॉर्न डिफेक्ट भी ये करते हैं, ठीक है। देखो इन्फेक्शन होता कब है? इन्फेक्शन जब होता है जब हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है, जब किस किस में, बेसिकली इन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। और जैसे कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लाइक स्टमक एसिड, वाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, ये भी फेल हो जाते हैं, तब ये सारे जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर हावी हो जाते हैं, हम स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड डिजीजेस। जो वायरसेस अगर हमारी बॉडी को अटैक करते हैं तो इट गो रेप्लिकेशन बाय यूजिंग होस्ट सेल मटेरियल, तो होस्ट सेल मटेरियल को यूज करके इट गो रेप्लिकेटिंग वेरी फास्ट। तो आप सभी ने कोरोना के बारे में पढ़ा भी होगा, कोरोना, हाउ फास्ट कोरोना कैन रेप्लिकेट, ठीक है। इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं प्रॉपर सैनिटेशन से, वैक्सीनेशन से। तो यू कैन इजली हियर इन आवर डेली न्यूज दैट वैक्सीनेशन पाने की कोशिश की जा रही है कोरोना की, जैसे ही वो मिल जाएगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन भी कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस दे सकता है। हाउएवर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी तरह के न्यूट्रिशन को ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन भी हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पॉइजन एंटर हो जाए, तो जैसे कि एयर पॉल्यूशन से, पेस्टिसाइड से, किसी ड्रग से, तो भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करूँ मैं, तो ये भी हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है कॉर्न में और इट वर्क्स अगेंस्ट नियासिन, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंटी मेटाबोलाइट्स ऑल्सो। म्यूटाजेंस की बात करूँ, म्यूटाजेंस हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर काम करते हैं। नाउ म्यूटाजन अटैक ऑन जेनेटिक कोड, म्यूटाजेंस जो हैं आपके डीएनए के जेनेटिक कोड पर अटैक करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। कार्सिनोजेंस की बात करूं तो कार्सिनोजेंस इंड्यूस एबनॉर्मलिटी इन सोमैटिक सेल। कार्सिनोजेंस जो हैं बेटा कभी भी बहुत रेयर ऐसा होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर ये अटैक करें, जनरली ये सोमैटिक सेल के ऊपर ही काम करते हैं और उनको ये अफेक्ट करते हैं। और ये आपको याद आना चाहिए, जो आपके कैंसर सेल होते हैं बहुत रैपिड डिवीजन शो करते हैं, ठीक है, और न्यू सेल को भी अफेक्ट करते हैं। और बेसिकली जो आपका न्यू सेल है उसका साइज, शेप, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, और जो आपका जो कैंसर सेल है उसका भी अलग होता है, वो इजीली फैल जाता है चारों ओर, इसलिए कैंसर इज अ डेडली डिजीज, ठीक है। टेराटोजेंस की बात करूं तो ये फीटल सेल के ऊपर काम करता है, तो जब भी फीटस मदर के वूम पे होता है उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है। हाउएवर इट डिपेंड्स कि प्रेगनेंसी का स्टेज क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ नॉन जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक फीटस, कोई एक फीटस अफेक्ट होगा तो वो उसके आने वाली सारी पीढ़ी अफेक्ट होने वाली है। टेराटोजन किसी एक पर्टिकुलर फीटस को इफेक्ट करने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी चेंज इन डीएनए, तो इट इज़ लिमिटेड टू द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड, ठीक है। अगर आप सभी को इताई डिजीज याद होगा, मिथाइल मर्क्यूरी आ गई थी नियर बाय फैक्ट्री के डिस्चार्ज से, वो भी एक तरह का टेराटोजन ही है, और ऑफस्प्रिंग्स में उसने ऑब्नॉर्मलिटीज क्रिएट की थी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिन की, ठीक है। देखिए बहुत तरह के इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए लिविंग थिंग में, और उनकी डेफिशिएंसी जो होगी तो साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल डिसऑर्डर दोनों हो सकते हैं। किसी एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है तो दैट कैन बी लीथल, अगर वो भली वो ट्रेस अमाउंट में हो तो भी वो हमारी बॉडी के लिए लीथल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है।
देखिए, ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में आते हैं, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन कराने के लिए हम चिलेटिंग एंटीडोट्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली चिलेटिंग एंटीडोट्स कैसे काम करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल को बस इतना समझना है कि चिलेटिंग एंटीडोट्स क्या करेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू टेक इट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, देयर बाय न्यूट्रलाइजिंग द सिचुएशन। एंड काफ़ी हद तक ये उसके थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर ये इसको इग्नोर करके हम किसी भी तरह का रिसर्च करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग बेनिफिशियल। तो ऐसा भी होता है कई बार कि कोई एक तरह का एंटीबायोटिक का थेरेपेटिक फेलियर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब आप जब पेशेंट किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के थ्रू जा रहा हो तो, और इफ़ ही इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिजीज, तो प्रॉपर उसके हिस्ट्री को स्टडी किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी तरह के एंटीबायोटिक हमने दे दी पेशेंट को और पेशेंट ऑलरेडी कोई एक्स मेडिसिन खा रहा है, तो वो मेडिसिन के कारण ये एंटीबायोटिक भी फेल होता है। कई बार दोनों फेल हो जाते हैं। तो किस तरह से ये चीज़ें होती हैं ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि बात करूँ एंटीबायोटिक और एंटासिड्स के, दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। तो जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो एंटासिड नहीं लेना चाहिए। इनकी कॉम्बिनेशन काफ़ी हार्मफुल होती है। हाउएवर बहुत तरह के चिलेट्स को यूज़ करके हम इसे काम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस इंट्रोड्यूस हो जाती है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर हमने कोई बायोसाइडल ड्रग यूज़ करके उसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट दे दिया और उसको मार दिया, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो भी उसको उसको अरेस्ट कर दिया, उसको रोक दिया, तो भी वो पैथोजन मर सकता है। ठीक है, आपका जो ड्रग है वो उस पर्टिकुलर पैथोजन के आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको भी ब्रेक कर सकता है। अगर वो ब्रेक हो गया तो इजीली हम उसको भी काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, जो इन विवो चिलेशन होता है यानी कि बॉडी के अंदर जो जब कंपाउंड चिलेशन होता है, ठीक है, ड्रग का, तो वो उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ा देता है और ये इजीली उस साइड पे जाकर के अटैक कर सकता है जो कि पहले नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो दिस कैन बी अ गुड पॉइंट, आपको याद रखना है ये पॉइंट। मेटल कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड इंटरैक्ट विद डीएनए बेस्ड साइट। यस, जब आपको मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, लिगेंड होता है, वो डीएनए इंटरैक्ट करता है। आप पढ़ोगे सिस्प्लेटिन के फॉर्म में कि किस तरह से सिस्प्लेटिन जो है आपका डीएनए को अफेक्ट करता है और डीएनए में के साथ वो मैकेनिज्म शो करके आपके कैंसर सेल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? वो उसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने कर देता है। ठीक है, बात करें स्कोप की, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है? ठीक है, तो देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री आज की नहीं है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अराउंड 3000 ईयर अगो। ठीक है, इस्टेब्लिश 3000 ईयर अगो। तो उस वक्त हाँ ये हो सकता है कि इंग्लिश में नाम नहीं ले रहे होंगे, लेकिन हाँ उस टाइम से ही हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं कई तरह के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो बात करूँ एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ रस्ट। ठीक है, तो जो एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन है रस्ट का, दिस इज यूज्ड टू क्योर सेक्सुअल इम्पोटेंस। तो सेक्सुअल इम्पोटेंस को क्योर करने के लिए उस टाइम पे यूज किया जाता था इसको। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भी लोग काफी ज्यादा समझदार थे। ठीक है, फेरस सॉल्ट, फेरस सॉल्ट की बात करूं तो फेरस सॉल्ट को भी बहुत लंबे समय तक अनीमिया, बहुत लंबे समय से अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, भारत की बात करूं तो भारत का भी बहुत रिच हिस्ट्री है। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, they are recommended and documented in चारक संहिता एंड सुश्रुत संहिता एंड डिफरेंट वेदास। इनके यूज बताए गए हैं किस किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो गोल्ड का यूज ट्यूबरक्लोसिस में, मर्क्यूरी के डेरिवेटिव का यूज ट्यूबरक्लोसिस में, सॉरी इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में भी रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है इन डिफरेंट वेदास में। ठीक है, sodium, calcium, magnesium, these salts are used widespread for the intestinal treatment. ठीक है, इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम होती है तो इनके सॉल्ट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी काफी लंबे समय तक लंबी समय से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है दैट इज वेरी रिच केमिस्ट्री, बहुत रिच है ये केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को के प्रिंसिपल्स को फ्यूज करके इसे तैयार किया गया है। ठीक है,
तो जितने भी ड्रग हम डेवलप करते हैं, आप जितने भी ड्रग आप सुनते हो कि ये ड्रग है वो ड्रग है, ये सभी ट्रायल एंड एरर पे डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पहले से ही पता होता है कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ रिसर्च। हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के केसेस को स्टडी करते हैं और मोस्ट लॉजिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाई जाती है एंड इस तरह से हम मेडिसिन तैयार करते हैं, ड्रग तैयार करते हैं। ठीक है, बेसिकली नो डाउट हमारे पास उस पर्टिकुलर डिजीज़ का एक प्रीवियस आइडिया होता है, लेकिन हम इस तरह से ही काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत कम ऐसे ड्रग हैं जिनको रैशनलाइज किया गया है द लाइट ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो बहुत तरह के ड्रग्स हैं जिनकी इस मैकेनिज्म को अभी भी स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, थायोसेमिकार्बाजोन, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा विच आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम शो ड्रग एक्शन थ्रू कॉम्प्लेक्सेशन अवेलेबल इन विवो बायोमेटर। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इसको इंट्रोड्यूस करते हो बॉडी में तो ये इन विवो बायोमेटर से कंबाइन करके ये काम करता है। लेकिन बहुत तरह के ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं जिनकी एक्टिविटी हमें ढंग से भी समझ नहीं आती है, हाउएवर दे वर्क, बट वी आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द मैकेनिज्म। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर अगर समझ में आया, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर विद योर कॉलेज फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि दे कैन ऑल्सो बी हेल्प। एंड अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, रसायन फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको कंटिन्यूस क्लासेस के नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय एवरीवन।